Welcome, Dr. Thapar. It's an absolute honor to have you with us, and your today's time and your insights will definitely help us. And welcome to this video. थैंक यू सर। सबसे पहले सर मैं चाहूंगा आप अपना इंट्रो दें पहले। सी मैंने MBBS और MD दोनों GMC पटियाला से करी है। MBBS वाज 91 to 96 एंड मतलब और जो मेरी MD है दैट इज 99 to 2002। इन बिटवीन मैंने MBBS और MD के बीच में टीचिंग करी है GMCH 32 में चंडीगढ़ में। फोरेंसिक मेडिसिन मैंने वहाँ पढ़ाई है फॉर 1 ईयर एंड उसके बाद पोस्ट MD मैंने सीनियर रेजिडेंसी PGI चंडीगढ़ से 3 years and then I worked as assistant professor at Gyan Sagar Medical College and Faridkot Medical College, and then I headed drug de-addiction and mental health program of state of Punjab for 5 years. Post that I joined Max Bathinda where I worked for 5 years, and now for the past say 4 years I am into my own practice, and for the past 2 years I have my own hospital. Previously it was in rented building. अब मेरा खुद का अपना हॉस्पिटल है जी। इट्स अ 10-bedded setup, 4-storied basement and 3 above। तो ये मैं अभी प्रैक्टिस में हूँ जी पिछले 4 साल से। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर थापर अपना इंट्रो देने के लिए। अभी स्टार्ट करेंगे हम आपकी फील्ड के बारे में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे साइकेट्री फील्ड को डिटेल में। जी सर। आपने साइकेट्री को अपना करियर क्यों चूज किया, मतलब क्या रीजन था, क्या इंस्पिरेशन थी आपके लिए? हाँ देखिए, ऐसा था मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि इनिशियली मैं क्योंकि मतलब मैं टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, हमारे बॉस प्रोफेसर कुलदीप शर्मा वो हर एक कैंडिडेट से यही पूछते थे जब वो आते थे तो कि आपने बेटा सेक्रेटरी क्यों चूज किया। तो मेरा बड़ा एक ब्लंट सा उस समय आंसर था कि मैंने कहा सर कुछ और मिल नहीं रहा था। तो he said कि यार इतना क्लियर ही आप बोल रहे हो कि बिकॉज पता क्या बात है, हम लोग वाइल आफ्टर MBBS ना सेक्रेटरी से बहुत एक फोबिया सा होता है इंसान को, क्योंकि हमारी कोई लिमिटेड सा एक्सपोजर होता है ड्यूरिंग MBBS। मुझे अब का नहीं पता है बट ड्यूरिंग आवर डेज मेरा ख्याल 7 questions यूज्ड टू कम फॉर जो पंजाब PG होता था उसमें 7 or 8 questions would be from secretary and 7 or 8 were from skin. So ये ना बड़े हमारे लिए एक डिफरेंट से सब्जेक्ट थे। So तब मैंने लिया, बट जब मैं इस ब्रांच में गया स्लोली मतलब विद इन अ ईयर और सो I started thinking that I was made for secretary and secretary was for me. एट देन ब्रांच चूज करने के बाद आते हैं कुछ थॉट्स ऐसे, राइट? हाँ जी बिल्कुल। लाइक आपके अकॉर्डिंगली एक साइकेट्रिस्ट का डेली रूटीन कैसा होता है, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग डे अंटिल एंड ऑफ द डे, कैसे आपका दिनचर्या रहता है कहा जाए तो? डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे वाइल MD तो एक टिपिकल जो रेजिडेंट है वैसा होता है, सीनियर रेजिडेंसी में थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जब व्हेन यू आर सेटल्ड इनटू योर ओन प्रैक्टिस ना, बी इट इन अ कॉर्पोरेट और इन अ गवर्नमेंट सेटअप, सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे को ज्यादा इमरजेंसी नहीं होती है। हाँ, साइकेट्री बिल्कुल। सेक्रेटरी में इमरजेंसी नहीं है तो यू कैन गिव टाइम टू योर फैमिली, टू योर किड्स एंड टू अदर थिंग्स व्हिच यू विश टू डू। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है इसमें? वर्क लाइफ बैलेंस परफेक्ट है जी। ये ब्रांच में कोई इमरजेंसी कोई आएगी, कोई वंस इन अ वाइल इमरजेंसी आएगी। हाँ, अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट में है, टर्शरी केयर सेंटर में है तो भी जो इमरजेंसीज हैं वो ज्यादातर क्रॉस रेफरल्स ही आते हैं। डायरेक्ट इमरजेंसी बहुत कम आती है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें इमरजेंसी मानी जाए। बिल्कुल सर। साइकेट्री वैसे तो फील्ड एकदम ही अलग है, इट्स मोर इनटू कंसल्टेशन एंड सो मेनी फैक्टर्स। आपके अकॉर्डिंगली मेडिकल फील्ड से कैसे एकदम साइकेट्री ब्रांच बिल्कुल अलग ही जाती है? इसमें ना ज्यादा क्या है, आपको एग्जामिनेशन इज डिफरेंट। जैसे अदर मेडिकल फील्ड्स में या सर्जिकल फील्ड्स में एग्जामिनेशन इज
कि आप एक हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद आप पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अगर कुछ हिस्ट्री में रह भी जाता है तो वो आपको एग्जामिनेशन में या इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है। अच्छा। इन आवर ब्रांच जो क्या है, मेजर पार्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री और पेशेंट कैसे आपसे कम्युनिकेट करता है, उसके जेस्चर्स क्या है, उसकी टोन क्या है, मतलब एग्जामिनेशन में हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन जो है, जो आप इंटरव्यू कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। हमारे इसमें भी है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी होता है, लेकिन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से या इक्वली इम्पोर्टेंट एक इंटरव्यू और एक हिस्ट्री है, ये रहती है जो दूसरे अदर मेडिकल फील्ड्स में से। अच्छा, फिर इसमें ये क्या है कि ज्यादा इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा इंटरव्यू टेक्निक्स और इंटरव्यू से चीजें पता चलती हैं, और डिफरेंट हम ये कह सकते हैं कि मेरा ख्याल इतना ही है जो मतलब डिफरेंट करता है। एंड देन जो मतलब जो मेजर चीज है कि आपकी साइकोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, आपकी मतलब इंटरनल आप कैसे हैं, और एक जो टेंडेंसी या वो जो कहते हैं जिससे आप क्लिक कितनी जल्दी करते हो पेशेंट के साथ, थेराप्यूटिक अलायंस कितना अच्छा बनाते हो, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांच। मेनली अगर कहा जाए तो साइकेट्री ब्रांच एक ऐसी जिसमें आपको पेशेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा, सामने पेशेंट है बट वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम भी आप फेस करते होगे कई बार। हाँ जी, वो उसमें क्या है, पेशेंस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। देयर आर टेक्निक्स जहां पे आप म्यूट पेशेंट को कैसे एग्जामिन करना है वो भी आ जाता है, बट ये ना पता क्या बात है, ये विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जो आदमी सीख नहीं सकता है। मतलब फॉर अ यंग वन इट वुड बी स्केरिंग के पेशेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड इज नॉट कम्युनिकेटिंग, बट देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जिससे आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एमडी फर्स्ट ईयर में जाएंगे और पहले ही दिन ही आपको ला के तो और एकदम से म्यूट पेशेंट और अनकोऑपरेटिव पेशेंट बिठा दिया जाएगा। विद टाइम, हम भी जब नए आए थे हमें ये लगता था कि यार हम कैसे बात करेंगे यार पेशेंट से, हमारे सीनियर से, तो यार इनको बातें ही बहुत आती हैं, मैं तो शायद बात ही नहीं कर पाऊंगा, या मैं स्पॉन्टेनियस नहीं हूँ, या मैं उतना साइकोलॉजिकली इक्विप्ड नहीं हूँ। बट एज गोज विद अदर ब्रांचेस, इस ब्रांच में भी टाइम के साथ आप सीख लेते हो। अब हम जब देखते हैं और हम अपने जूनियर को हमारे सामने बैठे देखते हैं, और जब हमें उनके फेस से ये लगता है कि ही इज ब्लडी गेटिंग सो मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम अस, तो हम कहते हैं कूल डाउन बेटा, हम भी ऐसी स्टेज में थे, सब ऐसे ही निकलते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ ऐसे ही होता है और सब निकल जाते हैं। मतलब रादर बाकी ब्रांचेस से इट इज, आई वुड से इट इज अ लॉट इजियर देन अदर। बाकी ब्रांचेस में देखा है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट अभी के टाइम पे जो एक शब्द चल रहा है, एक्सट्रोवर्ट हर किसी से बात कर लेते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं। बट अभी के टाइम पर अगर हम देखें तो साइकेट्री में एक्सट्रोवर्ट चल सकता है, या इंट्रोवर्ट का थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा आने में, या वो भी चलते टाइम सीख भी सकता है। सब चल जाता है, सब बन जाता है। ऐसा दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी सिर्फ वीकनेस ही वीकनेस है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। इंट्रोवर्ट भी चल सकता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपको पेशेंट बना देते हैं, आप वैसे चल पड़ते हैं, ऐसा हो जाता है। बिकॉज इसमें एक और मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ब्रांच वेयर यू गेट योरसेल्फ हेल्प्ड बाय हेल्पिंग अदर्स। राइट, आप खुद भी ग्रो करते हो, बिल्कुल साथ जी, आप खुद ग्रो करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आएंगे आगे, साइकेट्री की तैयारी के लिए कई सारे एस्पिरेंट्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं जो भी ब्रांच सिलेक्शन के लिए चूज करेंगे, तो उनको कई सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। लाइक एक पहला क्वेश्चन आते हैं पीजी साइकेट्री के डिफरेंट ऑप्शन कौन से हैं। एमडी डीएनबी, मतलब आज के टाइम पर अगर हम देखें डिग्री वाइज सब बराबर है, बट आपके अकॉर्डिंगली आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लिए? मैं ना सिर्फ ये कहूंगा, कुछ टर्म्स, कुछ चीजें बड़ी एलियन होती हैं एक एमबीबीएस बच्चे के लिए जब वो साइकेट्री में आ जाता है। राइट। हम भी जब जाते थे, या जब हम अपने सीनियर्स को एमडी में एंट्रेंस करके जब करने गए रेजिडेंसी के लिए,
तो एक बड़ा ऐसा एक्सपीरियंस होता था, यार ये क्या भाषा बोल रहे हैं, ये हमें तो ये सीखी नहीं है या हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। आई वुड सजेस्ट व्हेन यू हैव सिलेक्टेड सेक्रेटरी, या आपने एक डिसाइड कर लिया मुझे सेक्रेटरी है लेनी है, या मेरी तरह नहीं चाहते थे लेकिन आपको सेक्रेटरी ऑप्ट करनी पड़ गई और अब आपको ज्वाइन करना है, आई वुड से किसी अच्छे सीनियर के साथ आप बैठें और मिनिमम, जैसे आप मेरी बात सुनो, आप आज चॉइस कर लेते हो ब्रांच की और उसके बाद भी आपके पास टाइम होता है से 15 to 30 डेज जिसमें आपने जाके ज्वाइन करना होता है। आई वुड सजेस्ट वो जो 15 से 30 दिन है ना, उसको बड़ा ऑप्टिमली, उसको मैक्सिमली यूटिलाइज करें। उसको कैसे मैं अभी कल की बात बता रहा हूँ, मेरे पास एक लड़की आई है जो शी इज टू मच इंटरेस्टेड इन सेक्रेटरी, इज ड्यू टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, अभी पीजी में बैठने के लिए वो है, इस बार उसने देना, लिखेगी वो पीजी। उसने मुझे कहा है कि सर मैं ना एग्जाम के वजह, सिंस शी हैज डिसाइडेड कि उसको सेक्रेटरी ही लेनी है, शी सेड कि जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हो गया, would you allow me to sit with you for a month or so? So क्या है, जब आप, मेरी सजेशन यंग बच्चों को ये रहेगी कि आप, अगर आपने डिसाइड कर लिया है ना सेक्रेटरी लेने है, तो आप किसी सीनियर से, किसी अच्छे मेंटोर के पास जाके ज्वाइन करने से पहले जरूर बैठ जाएं। अच्छा, ज्वाइन करने से पहले आप अपने सिटी में, अपने टाउन में किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके जस्ट ऑब्जर्व हिम और हर। 2 weeks ऑफ ऑब्जर्वरशिप वुड बी इनफ। आपको वो टिप्स और ट्रिक्स दे दिए जाएंगे जो आपको वहां जाके बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज पीजी में पहले दिन ही बॉस वुड लाइक कि आप घोड़े की तरह दौड़ते हैं शुरू हो जाएं। वो नहीं होता है क्योंकि एक थोड़ी सी डिफरेंट ब्रांच है। तो मतलब आपका कहना है कि एक्सपोजर पहले ले किसी भी ब्रांच में जाने के लिए, राइट? हाँ, जब आपने डिसाइड कर ही लिया या आपको मिल ही गई, तो आप एक सीनियर के पास बैठ के, आई वुड नॉट से कि आप उसी कॉलेज में चले जाएं सीनियर के पास, वो वहां पे नहीं, आप कहीं बाहर बैठे, बाहर किसी के साथ बैठ जाएं जो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, आपके अच्छा रिलेशन है, आप वहां पे जाके 2 to 4 weeks स्पेंड करें, दैट इज प्रायर टू यूर ज्वाइनिंग दैट कॉलेज। ओके, सो मतलब ये आपका कंक्लूजन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो साइकेट्री में करना चाहते हैं आगे के लिए, तो उनके लिए स्किल्स तो आपने बताई, तो उनको एक्सपोजर लेना चाहिए मेनली, और मोस्टली बाहर जाके बात करें, समझे ब्रांच में है क्या एक्चुअल में, यही आपका कंक्लूजन? जी जी जी। ठीक है, तो अब हम अगले पार्ट के लिए पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज करियर एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इस ब्रांच के बारे में आगे क्या इसका फ्यूचर है। तो अभी एक पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स और सभी की तरफ से कि इंडिया और अब्रॉड में साइकियाट्री की डिमांड कैसी है करेंटली, और आगे फ्यूचर में कैसी होगी आने वाले सालों में? देखिए ऐसा है, मैं आपको एक आज से कोई 10 years बैक का एक यूएस सर्जन जनरल का कोट बताता हूँ, where they have said it is about 2013 or so. 12 years back, there was a heading in US Journal report, Surgeon General's report, where they said psychiatric services in US are in shambles. If you happen to, or someone of your family member or close to you be in Canada, तो आपको पता होगा कि यूएस और कनाडा में अगर आपको साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी है, इट वुड बी एनीवेयर बिटवीन 3 to 9 months. अच्छा, सो इतनी डिमांड, इतनी रिक्वायरमेंट वहां है, मतलब आप बाहर के कंट्रीज में इतनी डिमांड है। देयर वर टाइम्स व्हेन वी चोज नॉट टू गो टू एनएचएस, दैट इज यूके, फ्रॉम ईयर 2002, 2007 और 8। ऐसा स्कोप था तब कि उन्होंने आपको विदाउट प्लान, विदाउट एनीथिंग, सिर्फ आपको एक सीवी लिख के देना होता था, एंड ऑल एक्सपेंसेस पेड। आपको यूके में इंटरव्यू होती थी, और जितने लोगों ने उस समय इंटरव्यू दिया, मोस्ट ऑफ देम जॉइंड देयर एंड लिविंग एंड अर्निंग हैप्पीली वहां पे। अभी भी एक स्टेज फिर आने वाली है कि ये चीजें फिर से ऑप्शन ओपन होंगी। अभी ऑफ लेट यूके ने फिर से ये डोर ओपन किया है विद समथिंग डिफरेंट देन दोज डेज। कि अभी उन्होंने कहा कि एक लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के लिए हम एक लिमिटेड 2 years की आपको परमिशन देंगे, जिसमें आप हमारी रॉयल कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लीजिए, एंड यू कैन वर्क there as a 2 years you have to work as a junior consultant under the supervision of someone else, and 2 years बाद आपको full registration with full prescribing rights यूके में मिलने शुरू हो गए हैं। ये this is going to happen in Canada and US very soon.
जो कनाडा और यूएस में आने वाले टाइम में है, मतलब करियर। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया में हमारे कलीग्स, हमारे कंटेम्प्रेरी गए, अभी फिर से दोबारा एक रिन्यूड इंटरेस्ट है। मोर ओवर अगर आप एमएलई में भी जाते हैं तो वहां पे भी साइकेट्री इज अ मेजर सब्जेक्ट। तो इंडिया में क्या मतलब हम करियर स्कोप देख सकते हैं अभी आने वाले टाइम में साइकेट्री का? जैसे अब्रॉड में तो है और आने वाले हाँ टाइम में जी और बढ़ रहा है, बट इंडिया में क्या स्कोप रहेगा इसका? सर, एवरी फोर्थ पर्सन हम्म। is due to visit a psychiatrist or हम्म। a mental health professional in his or her lifetime. ओके। So आप देख लो कितना स्कोप है। बट ओपन में मैंने देखा है कहीं हर कोई बताता नहीं कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, जो मैंने अभी एक स्टिग्मा देखा है लोगों का। नहीं 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 सर, ये स्टिग्मा, देखो स्टिग्मा वर्ड ओवर है। हाँ। अब ये नहीं कह सकते कि स्टिग्मा कहीं नहीं है, हाँ, हर जगह है बट वैसे। इवन कीपिंग इन माइंड स्टिग्मा, अब लोग जो है मतलब पास्ट 20-30 ईयर्स में मतलब यू कैन सी आई एम सिटिंग इन बठिंडा। बठिंडा में आप क्या आइडिया लगाते हैं कितने साइकियाट्रिस्ट होंगे? सी वी हैव अ 40 साइकियाट्रिस्ट हियर एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा। सबके पास पेशेंट हैं सब। वो स्टिग्मा वाली बात हर ब्रांच में, जो ऐसी ब्रांचेस हैं उसमें होती है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज नो डेथ ऑफ पेशेंट्स। बहुत ज्यादा पेशेंट हैं और बहुत हैंडसमली हम लोग अर्न कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। साइकेट्री में कई सारे सब स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, लाइक चाइल्ड साइकेट्री, फोरेंसिक साइकेट्री। लाइक सब स्पेशलाइजेशन कब पीजी के बाद ऑप्ट कर सकते हैं, और उसका क्या प्रोसेस रहता है आगे बच्चों के लिए, क्या जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं अभी? गॉन आर डेज जिसमें सब स्पेशलाइजेशन थी, अब ये सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई है। पीजीआई चंडीगढ़, निमहांस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एंड सीआईबी रांची और कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो अब दे आर ऑफरिंग डीएम कोर्सेज। दैट इज डीएम कोर्स इन एडिक्शन साइकियाट्री, डीएम कोर्स इन चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री एंड डीएम कोर्स इन जेरियाट्रिक साइकियाट्री। अच्छा। वेरी सून फोरेंसिक साइकियाट्री भी शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो चीजें हैं ये अब सब स्पेशलिटी नहीं, ये स्पेशलिटी हो गई, सुपर स्पेशलिटी हो चुकी हैं। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट विच यू वुड गेट। जब आप ब्रांच में जब आप काम करने लग जाते हैं, कई बार कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, यू टेंड टू स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वन सब स्पेशलिटी। तो कई बार ऐसी सब स्पेशलिटी आपकी आ जाती है आपके आगे जाके। जैसे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ समय बाद एडिक्शन साइकियाट्री बन गया। ऐसे ही कई लोग जब इस ब्रांच में 3, 4, 5, 6 ईयर्स लगाएंगे तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपने आप जो है जनरल अडल्ट साइकियाट्री या चाइल्ड साइकियाट्री या जेरियाट्रिक्स, ये अपने आप बनता जाता है। या कुछ लोगों का फोरेंसिक साइकियाट्री में इंटरेस्ट बन जाता है। वो डिपेंड करता है कि आगे, जैसे अभी तो ये सोचना चाहिए कि जब आप एक रेजिडेंसी में चले गए तो ऑल सब स्पेशलिटीज आर इक्वल। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो अपने आप सब स्पेशलाइजेशन या सुपर स्पेशलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे आपने अभी जो बताया जी, ये साइकेट्री के एकदम टॉप इंस्टीट्यूटेड जो आपने बताया जिनमें सुपर स्पेशलिटी आ गई है, तो मतलब इसमें तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को मिलना मुश्किल हो पाता है, इनके कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें बच्चों को कैंडिडेट्स को चूज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके अकॉर्डिंगली कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए कि दिस इंस्टीट्यूट इज ओके फॉर मी, क्योंकि एक ब्रांच है, करियर ऑप्शन है, तो क्या ध्यान आपके अकॉर्डिंगली? हाँ देखिए, ये तो ड्रीम कॉलेजेस हो गए जिनकी हमने बात करी है। हाँ। यहाँ तो इफ गिवन ऑप्शन हर एक आदमी ये कहेगा कि मैं यहीं जाऊंगा। इसके अलावा ब्यूटी ऑफ साइकियाट्री इज कि इसमें ना कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि आप एनेस्थीसिया में कर रहे हैं और आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एक पर्टिकुलर टाइप के वेंटिलेटर्स या एक पर्टिकुलर टाइप की सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है जो वहीं अवेलेबल है, या एक टिपिकल चीजें हैं जो वहीं होती हैं जो कहीं और नहीं हो पाती। राइट। साइकियाट्री में क्या है, मोस्टली इट्स अ टेक्स्ट बुक ब्रांच। ठीक है, इसमें सिर्फ देखने वाली बात है केस लोड है, पेशेंट्स हैं। हाँ, बड़े इंस्टीट्यूशन में माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है, टीचर्स भी थोड़ा उस तरह के एकेडमिक ओरिएंटेड होते हैं। अगर बट
हम कहेंगे कि जहां एक एक दो दो लोगों की फैकल्टी भी है, 2-3, देखो मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो 4 से 5 की फैकल्टी तो है, तभी तो वहां पीजी स्टार्ट होगी। राइट। एक केस लोड मिनिमम रिक्वायर्ड होगा तभी वहां पे पीजी स्टार्ट होगी। विद दोज मिनिमम केस रिक्वायरमेंट्स और मिनिमम फैकल्टी, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो एक बड़े इंस्टीट्यूट में हो सकती है और एक छोटे इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकती है। पढ़ाई वहां पे भी वही होनी है, टेक्स्ट बुक वहां पे भी वही है, कोई ऐसी चीज है नहीं है जो मतलब एक बड़े इंस्टीट्यूट में होती है और वहां पे नहीं हो सकती। राइट। टीचर्स सब लोग एमडी सेक्रेटरी हैं, टीचर सब एक इनफ टीचिंग एक्सपीरियंस वाले हैं। रिसर्च भी थोड़ा बहुत, जैसे जो ये बड़े इंस्टीट्यूट हैं इनमें रिसर्च थोड़ी सेक्रेटरी की या कुछ और तरह की हो सकती है, बाकी जगह रिसर्च भी मोर और सो सिमिलर काइंड की है। सो मैं ये कहूंगा कि इसमें ना इंस्टीट्यूट मतलब कि आपको देखने वाली चीज ये है कि पेशेंट्स हैं वहाँ, टीचर्स आपके पास इनफ हैं, इसके अलावा पढ़ाई आपने करनी है, जो बुक आपने पढ़नी है वही बुक पीजीआई वाले ने पढ़नी है। मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा फर्क इसमें पड़ता है। तो मतलब एक और क्वेश्चन आता है इसके साथ साथ ना, डीएनबी और एमडी कोर्सेज के बारे में, लाइक दोनों में वैसे तो डिफरेंस क्या है आपके अकॉर्डिंगली, और क्या दोनों इक्विवेलेंट कंसिडर होते हैं आज के टाइम पे मार्केट में? और लाइक डीएनबी के बाद क्या कोई और ऑप्शन है कि एमडी के बाद कौन सा क्या ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंगली, क्या रहना चाहिए डिग्री वाइज अभी के बच्चों को? डिग्री वाइज देखो, अब तो आपको भी पता है डीएनबी और एमडी दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट, हाँ। एमडी में ये है कि जनरली जो जहाँ पे डीएनबी हो रही है वहाँ पे वो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे पहले टीचिंग नहीं होती थी, अभी रिसेंटली आई है। सो आई वुड से वहाँ टीचिंग में थोड़ा सा जो है कि मतलब टीचिंग थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपने डीएनबी भी करनी है। डीएनबी में इसलिए वो समझता हूँ कि डीएनबी में जो एक वो वाली बात है ना, एमडी से थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि आपको कहीं जाके एग्जाम देना पड़ता है। जैसे एमडी में जनरली आपका एग्जाम वहीं हो जाता है, आपके इंस्टीट्यूट में हो जाता है एक एक्सटर्नल एग्जामिनर से, जो अभी मुझे लेटेस्ट नहीं पता, लेकिन पुराना जो हमारे टाइम का होता था तब ये होता था कि डीएनबी के लिए आपको एक सेंटर चूज करना पड़ता था, वहां जाके एग्जाम देना पड़ता था। इतना सा डिफरेंस है, बाकी यूनिफॉर्म सिलेबस है, यूनिफॉर्म चीजें हैं। मतलब थोड़ा सा ये है कि डीएनबी जहां होती है वहां पे इतनी ज्यादा टीचिंग वाली वो नहीं होती है, बट आई वुड अगेन से कि फिर ब्रांच सेक्रेटरी है, इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वन नीड्स टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग ओनली। वो किसी भी फील्ड में जाने के लिए अच्छा है, और जब आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है तो यू वुड बी अ ग्रेट साइकियाट्रिस्ट। मतलब एमडी और अगर हम डीएनबी में मेनली देखें तो मतलब फर्क कुछ नहीं है, मतलब करिकुलम का थोड़ा सा फर्क रहेगा एकेडमिक्स का दोनों में, और बाकी मेन तो वही आ जाता है कि आपका एक्सपोजर क्या रहता है, आप क्या सीखते हो उस ब्रांच में। जी 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 जी। तो अब जैसे साइकेट्री ब्रांच की बात करी हमने, अभी एक और पॉइंटर आता है दैट इज कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड चैलेंजेस आज के टाइम पे जो है, लेकिन इंडिया में मेंटल हेल्थ और साइकेट्री को लेकर सबसे बड़ा स्टिग्मा क्या लगता है आपको, जो अभी है और पहले था या आने वाले टाइम में होगा? स्टिग्मा वर्ल्ड ओवर वही है कि हमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के बारे में यही समझा जाता है कि ये ना इट इज ए पर्सनल फेलियर। मतलब हम ये समझते हैं या पेशेंट ये समझता है कि इट इज ए पर्सनल फेलियर अगर मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ रहा है। आज तक लोगों की इंडिया में अभी अंडरस्टैंडिंग वो न्यूरोकेमिकल और न्यूरोट्रांसमीटर्स के किसी को भी हो सकती है कि नहीं है। हमें बार बार ये कहना पड़ता है कि भाई अगर आपकी सिचुएशन से ही मेंटल इलनेस होनी होती तो व्हाई वुड दीपिका पादुकोण सीक साइकियाट्रिक हेल्प? राइट, बिल्कुल। सो बड़े बड़े हम, जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स में एक लड़की हीट्स में क्वालिफाई करने के बाद फाइनल से पहले ब्राजील की थी कि बेल्जियम की थी, वापस आ गई थी बिकॉज ऑफ हर मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो वो वाली चीज जो है अवेयरनेस अभी यहाँ आनी बाकी है। बट मैं ये कहूंगा कि सरप्राइजिंगली आप स्मॉल टाउन में भी जाके देखेंगे तो अब पहले से बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है।
तो मतलब इंडिया में आपके अगर मैं बात करूं, जो आपके करियर में कोई ऐसा केस जो आपको इमोशनली इम्पैक्ट कर गया हो? सोच के बताना पड़ेगा, क्योंकि अब इम्पैक्ट होना बंद हो गया है। अच्छा। काफी देर हो गई है, बिकॉज इट हैज बिन 22 years नाउ, बट ईच केस इज डिफरेंट। राइट। और इम्पैक्ट करता है, लेकिन निकल जाता है। मतलब अभी इम्पैक्ट क्या करता है, मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ यंगर द पेशेंट, जहाँ पे हमें ये पता है कि इसके प्रोग्नोसिस कम है, मतलब प्रोग्नोसिस बैड है या गार्डेड है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे तो इम्पैक्ट क्या करता है, मैं आप कहूंगा आपको कि अभी ऑफ लेट मैंने एक हमारे ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन भी थी, मैं उसमें भी बताया था, देयर वाज अ मदर हु यूज्ड टू कम अलोंग विद हर सन हु वाज अ इंट्रावेनस ड्रग यूजर, जिसने वो जो मुझे अभी तक इम्पैक्ट करती है, वो उसने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब, रोज मैं अखबार में पढ़ती हूँ कि फलाने का बच्चा मर गया, फलाने का बच्चा मर गया इंजेक्शन लगा के, मेरा क्यों नहीं मरता। मतलब शी वाज सो फेड अप of taking care of that kid for past 20 years, and she was working as a maid and to make ends meet, और उसके बाद उसको she had to arrange some money for his addiction। so ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपको in spite of being seasoned one impact कर जाती है। ओके। लाइक एज अ साइकेट्रिस्ट आपका एक ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटल हेल्थ लोगों की देखना। तो आप एज अ साइकेट्रिस्ट आपकी मेंटल हेल्थ को आप कैसे मैनेज करते हो? इनफ टाइम, इनफ बहुत टाइम। टाइम है अपने। हाँ, क्योंकि ये ब्रांच ही इतनी ब्यूटीफुल है कि इसमें सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि आपकी सेक्रेटरी टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। राइट। ओके। आप, मैंने जैसे आपको कहा कि इन इन द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अदर्स यू टेंड टू हेल्प योरसेल्फ आल्सो। आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कितने मेच्योर और कितने बेटर इंसान बन जाते हो इस ब्रांच को लेने के बाद। और दूसरी बात यह है कि जो एक टिपिकल चीजें होती हैं कि आप अपने रिक्रिएशन के लिए टाइम रखें, आप अपनी फैमिली के लिए टाइम रखें। मैं कहता हूँ इट कुड बी टास्क फॉर अ कार्डियोलॉजिस्ट, इट कुड बी टास्क फॉर अ सर्जन, इट कुड बी टास्क फॉर अ गायनेकोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट। हमारे लिए ये टास्क नहीं है, बिकॉज हमारे एक लिमिटेड आवर्स हैं, हमारे पास इमरजेंसीज कम है। यू कैन प्रीटी वेल गिव टाइम टू योर फैमिली एंड टू योरसेल्फ आल्सो। जब आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छा टाइम निकालेंगे तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ वुड बी टेकन केयर ऑफ। ओके। मतलब जैसे कहते हैं कि दूसरों को मोटिवेट करते करते खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं हम, वही। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली सर। ओके। राइट। सो अगला पॉइंटर आता है साइकेट्री का फ्यूचर। अगर हम देखें एआई और टेक्नोलॉजी का साइकेट्री में क्या रोल है? वैसे तो मेरे हिसाब से कम है, बट आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि एआई और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है साइकेट्री ब्रांच में? फिलहाल तो एआई हर एक चीज को, हर एक फील्ड को इम्पैक्ट करेगी राइट। सूनर और लेटर। बट अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस में देखें तो इट कैन बी अ ग्रेट टूल फॉर टीचिंग ओके। एंड लर्निंग। जहां तक एआई को हम ये कहें कि अगर आप करें तो वो साइकियाट्रिस्ट और जो वो थेरेप्यूटिक अलायंस है उसको कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगी। और जो 1-to-1 हम बात करते हैं पेशेंट से बैठ के या बात करते हैं, वो चीज नहीं कभी भी। जो ह्यूमन एस्पेक्ट है ना, जो एक डॉक्टर का ह्यूमन एस्पेक्ट है, उसको कभी भी नहीं रिप्लेस कर पाएगी ये। तो इसका साइकेट्री का रिसर्च और इनोवेशन में आपने बताया है, बट क्या स्कोप है इस फील्ड में रिसर्च और इनोवेशंस का? देखो, रिसर्च तो हर जगह चल रही है। अब लेटेस्ट जो है वो साइकोफार्माकोलॉजी में और इसमें नई रिसर्च हो रही है। जेनेटिक्स में, फार्माकोजेनेटिक्स में नई रिसर्च हो रही है। डे इन डे आउट ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में और न्यूरोकेमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स में नई नई रिसर्च हो रही है, जो एक अपकमिंग फील्ड है। अच्छा। इसके अलावा जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है, मैं बहुत सारे, हम अपने कलीग्स के साथ भी बात करते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट 5% ऑफ साइकियाट्री। अच्छा। आप मुझे बताओ कि क्या एक एचआर एक्सपर्ट बिना
साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन के और बिना सेक्रेटरी के नो हो के हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल। आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए भी आपको सेक्रेटरी की जरूरत है, आपको एक एचआर होने के लिए भी सेक्रेटरी की जरूरत है, आपको एक मैनेजमेंट के लिए, हर एक चीज के लिए, मतलब यू नेम इट, you can't be a good IAS officer if you are not you have not studied psychology. I have seen, मैंने बहुत सीनियर IAS ऑफिसर्स के साथ काम किया, they apply those psychological principles, वो क्योंकि अगर हम इस ब्रांच से हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने क्या प्रिंसिपल यूज किया, लेकिन फॉर अनदर पर्सन वो एक बड़ा ऑरा उसमें आ जाता है कि यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि साइकेट्री जो है या साइकोलॉजी है, ये टीचिंग से लेके, पेरेंटिंग से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, ह्यूमन रिसोर्स से लेके, कहीं भी इसके बिना और इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई किए बिना नहीं चल सकता है। सो मैं ये कहूंगा कि अभी ये वो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं जिसमें वी वुड लाइक टू हैव आवर से एंड आवर पार्ट ऑफ पाई। मतलब जैसे कहते हैं ना, साइंस हर जगह है, मैनेजमेंट में भी ऐसी है, हर जगह साइकेट्री भी, वही लाइन आती है। साइकेट्री और साइकोलॉजी सब जगह है जी। ग्रेट। सो लाइक अब कुछ एडवाइस अपने जूनियर्स के लिए, यू नो मेडिकल स्टूडेंट्स कैसे डिसाइड करें कि उन्हें साइकेट्री चूज करनी है या नहीं, लोग जो आप बता चुके हो, मेनली कुछ पॉइंटर्स में आप डिसाइड करें कि हाँ ये पॉइंटर्स ध्यान रखें और दे कैन गो फॉर साइकेट्री ब्रांच। मोस्टली जो सबसे बड़ी चीज जो हमारे टीचर हमें कहते थे कि बेटा साइकेट्रिस्ट सब बन जाएंगे, अच्छे इंसान बनो। If you have this knack of feeling pain of someone else, right, expressing yourself, मतलब expressing yourself से ज्यादा है कि आप अपनी किसी की पेन फील कर सकते हैं, किसी के साथ अलायंस बना सकते हैं, और above all, if you are a good human being and ready to help others, you should opt for psychiatry and do not let your this talent of having asset of feeling pain of someone else or of being good human being, इसको आप waste ना करें। You are made for psychiatry and psychiatry is made for you। मतलब एक बड़ा ह्यूमन बनना it matters for us। हाँ, एक अच्छा ह्यूमन है, और आप अगर किसी की पेन फील कर सकते हैं और उसकी जगह आप उसकी जगह अपने आप को रख के एनालाइज कर सकते हैं, तो आप सेक्रेटरी के लिए बने हैं और आपको हम सेक्रेटरी लेनी ही चाहिए। अच्छा, मतलब वही आ गया, ठीक है। सो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आपका कोई एक सबसे बड़ा लेसन जो आप अपने जूनियर डॉक्टर्स को देना चाहेंगे कि ये चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, दे शुड बी यू नो वेरी केयरफुल अबाउट इट? हाँ, अगर आप सेक्रेटरी चूज करते हैं तो पेशेंट की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, ये सबसे बड़ी चीज है। एंड नो लूज टॉक वाइल इन कॉरिडोर्स एंड अदर, बिकॉज एक सेंसिटिव चीज है। जैसे मैं कहूँ कि अभी भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैंने अपने चैम्बर में ये लिखे लगाया हुआ है, ये इसको मैं रीड कर देता हूँ। व्हाट यू से हियर in stays here unless someone is hurting you, you want to hurt someone else, you want to hurt yourself। अगर कैमरे पे फ्रेम करेंगे इसको एकदम एग्जैक्टली जी, ओके, someone is hurting you, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या है कि बाकी ब्रांचेस में फिर भी कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर जरूर करती है, लेकिन इस ब्रांच में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत मैटर करती है। और एक बिट ऑफ एडवाइस कि ये यहाँ पे ये ब्रांच ऐसी नहीं है कि आप आ जाएंगे और कल से आपके पास धड़ाधड़ पेशेंट गिरने शुरू हो जाएंगे। इट इज ए ब्रांच ऑफ फेथ। इट विल रिक्वायर यू टू इन्वेस्ट अ मिनिमम 1 year एट ए पर्टिकुलर प्लेस, देन स्काई इज द लिमिट। फिर आपको जब फेथ लोगों को आपके ऊपर हो गया है, एंड इट इज नॉट मोर देन 1 year, 1 साल तक आप अगर एक ब्रांच में इस जगह पे एक जगह पे बैठ जाएंगे तो अपने आप, मतलब यू शुड बी रेडी टू इन्वेस्ट टाइम। मतलब एडवर्टाइजमेंट ये वो इसमें मैटर नहीं करता। आप अगर अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, आप 1 साल बैठ गए हैं, आपकी अपने आप ही पेशेंट टू पेशेंट एडवर्टाइजमेंट हो जाती है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीजें ध्यान रखनी।
मतलब यूजुअली सभी ब्रांचेस में होता है कि अपना रेपुटेशन बनाना जरूरी है, बट यहाँ पर टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगेगा टाइम आपको अपनी वैल्यू बनाने का मार्केट में। हाँ, बट जो हाँ। यहाँ बन जाएगा, हाँ। जैसे ना, इसमें कोई सीजन वाली बात नहीं आएगी। राइट। जो 2 3 4 इयर्स बाद आप हमेशा योर हैंड्स वुड बी फुल, और फिर आपको एक तसल्ली होगी कि मैं यार किसी को हेल्प करके आया हूँ। वो भी है बिल्कुल। मतलब इट्स ब्यूटी ऑफ साइकेट्रिक ब्रांच आई वुड से कि टाइम जी लगेगा सीखने के लिए और तभी आगे बढ़ पाओगे। जी जी जी। ठीक। ठीक। तो अभी कुछ दो मोस्ट क्यूरियस क्वेश्चन में मेरे पास हैं। एक पीजी साइकेट्री के फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस चीज से होती है? अगर पीजी में जो हम देखें 3 सालों में पहले साल क्या रहता है? पहले साल यही मैंने कहा कि टीचर्स ये समझेंगे कि आप पढ़े पढ़ाए या सीखे सिखाए आए हैं। हम्म। और पहले साल क्या है कि जैसे मैंने कहा कि आपके साथ पहले, अभी जब हम बात कर रहे थे कि एक म्यूट पेशेंट बिठा दिया आपके पास लाके, शुरू शुरू में हिस्ट्री और एग्जामिनेशन का पता चलने में टाइम लगता है। उसके ऊपर भागा दौड़ी, लियाजनिंग करनी, कोई पेशेंट है उसके साथ अब उसको आपको मेडिसिन वाले को भी दिखाना है, न्यूरो की कंसल्ट भी करानी है, गैस्ट्रो की भी करा। सो भागा दौड़ी जो फर्स्ट ईयर में जो एक एक्सपेक्ट की जाती है ना फर्स्ट ईयर को, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है शुरू शुरू में। अपॉन दैट एक एलियन ब्रांच जिसको आपने पहले कभी उतनी डिटेल में पढ़ा ही नहीं है। एक पीजी एंट्रेंस में भी आपने 5 से 7 या 10 क्वेश्चन के लिए किया है। ये थोड़ा चैलेंज रहता है। तभी मैं कहूंगा कि जब आपको मिली गई तो ये ना सोच के खुशी पार्टी करते रहें। आप वो जो 15-20 दिन जो आपके पास ज्वाइन से पहले हैं उसको यूटिलाइज जरूर करें। तो वो जो पहले 6 मंथ्स ही डिफिकल्ट होते हैं, उसके बाद तो फिर आप जब पीजी हॉस्टल में जाते हैं तो वहां पे सब लोग ये कहते हैं कि यार सेक्रेटरी वाले ऐश करते हैं। तो फिर चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, फिर ऐश है। मतलब मेनली पेशेंस बहुत जरूरी है, धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें आने लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, साइकेट्री और साइकोलॉजी काइंड ऑफ सिमिलर और एक दूसरे पे डिपेंडेंट ब्रांच है, मतलब डिफरेंस क्या है? आप लोग सही से समझते हैं इसको, इन दोनों का डिफरेंस क्या इंपॉर्टेंट है? लोग नहीं समझते। लोग इसलिए नहीं समझते क्योंकि अभी भी एक स्टिग्मा का जो पार्ट है वो ये है कि पता नहीं सेक्रेटरी वाले नशे की दवाई देते हैं या उस दवाई से लेके इंसान सोया ही रहता है। और दूसरा ये है कि टू शो टू ए साइकियाट्रिस्ट आज भी थोड़ा सा एक टैबू माना जाता है या स्टिग्मा माना जाता है। एंड टू शो ए साइकोलॉजिस्ट एक कूल सी बात मानी जाती है। जो एक डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट राइट मेडिसिन। तो जो साइकियाट्रिस्ट है ही इज ए ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट प्लस अ मेडिकल मैन आल्सो। अच्छा। तो जो हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट होता है इक्वलेंट, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में जैसे जब सेक्रेटरी में आप जाएंगे तो वहां पे भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे अभी कभी कोई डायग्नोस्टिक क्लैरिफिकेशन करनी होती है तो कुछ टेस्टिंग के लिए हम साइकोलॉजी के पास भेजते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। किसी पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ कुछ और हेल्प की जरूरत है, जो साइकोथेरेपी या सीबीटी साइकोथेरेपी में सीबीटी या कुछ और तरह की थेरेपीज की जरूरत है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थेरेपी या कुछ और की है, तो उसके लिए फिर साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। अच्छा। ये नहीं है कि साइकियाट्रिस्ट इसमें ट्रेंड नहीं होता। साइकियाट्रिस्ट खुद भी करते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं, थेरेपी भी कर सकते हैं, लेकिन जहां वर्कलोड होता है तो फिर ये हेल्प होती है। कई बार डायग्नोस्टिक क्लैरिफिकेशन के लिए भी साइकोलॉजिस्ट की मदद लगती है। मतलब एक क्वेश्चन और है मुझे ना, एक क्यूरियस क्वेश्चन कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजी में ये कि साइकोलॉजी में बात करना था, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन देता है, तो कई लोग डरते भी हैं ना कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो दवाइयां दे देंगे और उसकी लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। क्या ये सच है या इसके बारे में क्या आप सोचेंगे, कहना चाहेंगे? ऐसा है ना कि ऐसा नहीं होता है कि सीधा दवाई लिख देगा साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट भी तो बात करे, साइकियाट्रिस्ट भी तो साइकोलॉजिकली असेस करेगा, राइट। उसके बाद देन आज भी पेशेंट ही इंचार्ज है। अच्छा। पेशेंट comes to me and wishes not to be treated with medicine, okay, तो we are equally competent। हम उसको कहेंगे ठीक है आपको सिर्फ थेरेपी से बात करेंगे, हम आप थेरेपी से ट्रीट कर लेते हैं।
सो ऐसा नहीं है कि ये, हाँ लोगों में है ये बात कि यार ये ट्रीटमेंट करेंगे तो ये मतलब सिर्फ साइकोलॉजी मतलब मेडिसिन ही देंगे, बट मेडिसिन के अलावा भी ट्रीटमेंट है जो बिना मेडिसिन के भी किया जा सकता है। ओके ग्रेट। सो आई वुड से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने साइकेट्री को इतनी क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया है, लाइक ये डिस्कशन एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सो Dr. Thapar, thank you for sharing your valuable insights with us today. It has been a pleasure having you. Yeah, thank you so much, Dr. Thapar. Thank you, sir. Thank you so much.